नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी, सहायक आचार्य, मिजोरम विश्वविद्यालय आइजॉल। आज हम पाठचर्या में व्याप्त लेखन विषय पर चर्चा करेंगे। पाठचर्या में व्याप्त लेखन के कई पक्ष हो सकते हैं, जैसे कि सैद्धांतिक पक्ष, ऐतिहासिक पक्ष। सभी पक्षों पर हम एक साथ चर्चा नहीं कर सकते हैं, अतः हम आज इसके ऐतिहासिक पक्ष पर ही चर्चा करेंगे। हमारे सामने दो संप्रत्यय हैं, पाठचर्या में व्याप्त भाषा, पाठचर्या में व्याप्त लेखन। दोनों में संबंध क्या है और इनमें अंतर क्या है, ये प्रश्न भी हमारे सामने है। संबंध के लिए हम जान लें कि ये दोनों संप्रत्यय एक दूसरे के पूरक संप्रत्यय हैं। सरलता के लिए हम इन्हें एक समान कह सकते हैं, पर दोनों एक नहीं। अपने प्रकरण से जानने से पहले हम ये याद कर लें कि भाषा के दो रूप हैं, मौखिक रूप और लिखित रूप। मौखिक भाषा से जुड़े दो आधारभूत कौशल हैं, सुनना और बोलना। और लिखित भाषा से भी जुड़े दो आधारभूत कौशल हैं, पढ़ना और लिखना। आज का प्रकरण लिखने के कौशल से संबंधित है। जैसा कि पाठचर्या में व्याप्त लेखन एक अमेरिकी वैचारिक व शैक्षिक आंदोलन है, अतः हिंदी में इसके अनुदित नाम अनेक हैं, जैसे कि पाठचर्या में व्याप्त लेखन, पाठचर्या पर्यंत लेखन, पाठचर्या में लेखन का विस्तार आदि। इसके अलावा कुछ अन्य नाम भी सामने आते हैं जो मेरी समझ से उचित नहीं हैं, मैं उनको भी आपके सामने रखता हूं। इन नामों को आप विभिन्न पुस्तकों, व्याख्यानों में सुनते होंगे, पढ़ते होंगे, लेकिन ये नाम मुझे उचित नहीं लगते हैं। जैसे कि पाठचर्या में लेखन, पाठ्यक्रम में लेखन, पाठ्यक्रम में भाषा, संपूर्ण पाठचर्या में भाषा, पाठ्यक्रम एवं भाषा, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, भाषा पाठचर्या की आर पार। इन नामों का खंडन करते हुए हम अपनी बात आगे रखते हैं। इसे शिक्षण शास्त्री एवं पाठचर्यागत वैचारिक आंदोलनों का एक प्रकार कहा जा सकता है। पाठचर्या में व्याप्त लेखन विश्वविद्यालयों में विभिन्न शास्त्रों के अंतर्गत किए जा रहे लेखन कार्यों के प्रति ध्यान आकर्षित करता है। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य कक्षा कक्ष में हो रही विभिन्न क्रियाओं में परिवर्तन लाना रहा है, जैसे कि सभी कक्षाओं में लेखन कार्य पर अधिक ध्यान दिया जाए, प्रदत्त कार्यों असाइनमेंट को और सुदृढ़ तरीके से प्रस्तुत किया जाए, सभी विषयों के शिक्षकों को सीखने के लिए लेखन या भाषा के महत्व के प्रति जागरूक होना चाहिए। सभी आंदोलनों की तरह पाठचर्या में व्याप्त लेखन सामाजिक, बौद्धिक और संस्थागत शक्तियों के जटिल अंतरक्रिया से उत्पन्न होता है। इन विभिन्न कारणों जैसे सामाजिक कारण, बौद्धिक कारण और संस्थागत कारणों पर हम किसी अन्य चर्चा में बात करेंगे। अभी हम इसके ऐतिहासिक पक्ष पर आगे बढ़ते हैं। 20वीं सदी के उत्तरार्ध में अमेरिकी शैक्षिक जगत में उत्पन्न विभिन्न परिस्थितियों ने इस वैचारिक चेतना को जन्म दिया। 1970 के दशक में उत्पन्न माने जाने वाले इस आंदोलन की जड़ें बहुत गहरी हैं, 19वीं सदी में या उससे भी पुरानी कही जा सकती हैं। इस शैक्षिक आंदोलन की ऐतिहासिक यात्रा का जो संक्षिप्त विवरण यहाँ प्रस्तुत है, उसको हमने 3 भागों में बांट के प्रस्तुत किया है, प्रारंभ, मध्य और चरम। प्रारंभ में हम 19वीं सदी के कुछ घटनाओं पे बात करेंगे। 1870 के दशक में जर्मन विश्वविद्यालयों के प्रारूप पर अमेरिका में शोध विश्वविद्यालयों का जन्म होता है। शोध विश्वविद्यालयों के संप्रत्यय से पहले कुछ जो विश्वविद्यालय थे, उनमें दर्शन, साहित्य आदि विषयों पर अधिक ध्यान दिया जाता था। इन शोध विश्वविद्यालयों में विशेषीकृत विभागों का विकास होता है, जो विशेष प्रकार के शोध करने के लिए, विशेष विषय के शोध के लिए प्रसिद्ध हुआ करते थे। इन विभागों में विशेषीकृत भाषा की आवश्यकता होती है, पर उनके शिक्षण की कोई व्यवस्था नहीं होती है। दूसरा कारण डेमोक्रेटाइजेशन, जनतंत्रीकरण। इससे उच्च शिक्षा के प्रति बढ़ती पहुंच से संस्थानों में विद्यार्थियों की संख्या तो बढ़ती है, पर इनमें लेखन और प्रतिभागिता जैसे कौशलों का भारी अभाव था, जो शोध विभागों के लिए बड़ी चुनौती साबित हुआ। सन 1874 में
जब हार्वर्ड विश्वविद्यालय, जो अमेरिका का प्रसिद्ध और प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय है, में जब लिखित अंग्रेजी में प्रवेश परीक्षा कराई जाती है तो आधे प्रतिभागी असफल हो जाते हैं। ये प्रतिभागी वहाँ के सर्वोत्तम माध्यमिक विद्यालयों के छात्र रह चुके होते हैं। इस साक्षरता संकट के समाधान स्वरूप स्नातक प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए 9 अध्येता रचना पाठ्यक्रमों का निर्माण किया। अमेरिका में विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने वाले छात्रों की भाषा और विशेष रूप से लिखित भाषा सुदृढ़ करने के लिए फ्रेशमैन कंपोजिशन कोर्सेज का क्रिएशन होता है। ये कार्यक्रम प्रायः 3 महीने की अवधि के होते थे। 20वीं शताब्दी के प्रारंभ तक विश्वविद्यालय स्तर पर सृजनात्मक लेखन के कार्यक्रमों की प्रचुरता हो जाती है, लेकिन इस तरह के अधिकतर कार्यक्रम भाषा विभागों, विशेष रूप से अंग्रेजी विभाग पर ही आश्रित थे। 1931 में अंग्रेजी भाषा के शिक्षकों की राष्ट्रीय परिषद की बैठक में 9 अध्येता रचना पाठ्यक्रमों की गुणवत्ता पर एक शोध पत्र साझा किया जाता। मिनेसोटा विश्वविद्यालय में किए गए इस शोध में पाया गया कि लेखन आदतों में परिपक्व विद्यार्थियों पर 3 महीने के अल्पकाल वाले 9 अध्येता रचना पाठ्यक्रमों का प्रभाव नगण्य रहा है। जो विद्यार्थी विश्वविद्यालयों या महाविद्यालयों में प्रवेश पाते हैं, उनकी लेखन आदतें माध्यमिक स्तर तक काफ़ी परिपक्व हो जाती हैं, जिनमें परिवर्तन करना आसान कार्य नहीं होता है। अतः 3 महीने के ये फ्रेशमैन कंपोजिशन कोर्सेज सफल नहीं होते हैं। अतः इससे पूर्व के स्तर पर लेखन कार्यक्रमों को शुरू करने की संस्तुति की जाती है। अंग्रेजी व अन्य विषय के शिक्षकों को एक साथ मिलकर लेखन आधारित कार्यों को तैयार करने की वकालत की गई। इसके अलावा दूसरे विश्व युद्ध से लौटे सिपाहियों के उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश से शिक्षा के विस्तार, विभिन्नता और लोकतंत्रात्मकता में बढ़त होती है। शोध के लिए संघीय और व्यवसायिक वित्त पोषण से ज्ञान के क्षेत्रों में अचानक से वृद्धि होती है। सामान्य सी बात है कि जब कारपोरेट और प्राइवेट संस्थान शोध के लिए वित्त उपलब्ध कराएंगे तो उनकी अपेक्षा होगी कि शोध पत्र गुणवत्तापूर्ण हो। इस माहौल में साक्षरता की उत्कृष्टता की एक नई तलाश शुरू हो जाती है, लेकिन माहौल कुछ अच्छा नहीं था। अब तक अमेरिकी जान चुके थे कि निम्न माध्यमिक स्तर से लेकर पीएचडी स्तर तक घटिया लेखन एक गंभीर समस्या है। न्यूज वीक जैसी प्रतिष्ठित पत्रिका ने इस साक्षरता संकट को आपातकालीन स्थिति की संज्ञा दे डाली थी। इसके अलावा भी कई पत्रिकाओं में इस समस्या का जिक्र होता है। संप्रेषण आंदोलन ने लेखन के शिक्षण कार्य को इंग्लिश और साहित्यिक विभागों से बाहर लाकर विभिन्न अनुशासनों का दायित्व बना दिया था। संप्रेषण आंदोलन, कम्युनिकेशन मूवमेंट, अमेरिका में 1960 और 70 के दशक में एक ऐसा आंदोलन था जो शब्दार्थ शास्त्र और संप्रेषण के वैज्ञानिक अध्ययन पर जोर देता था। उसने भाषा की संप्रेषण में भूमिका को पहचाना और सभी विषयों में भाषा पर ध्यान देने के लिए एक माहौल बनाया। I.A. रिचर्ड्स के सिद्धांत के आधार पर भाषा की कुशलता को सभी विषयों के ज्ञान से और गहन चिंतन से जोड़कर देखा जाने लगा। भाषा का गहन समालोचनात्मक चिंतन के साथ योग होने से भाषा का संबंध अनुशासनगत चिंतन से स्वतः ही हो गया। 1960 के दशक में संप्रेषण आंदोलन ने जो रिटोरिक के लिए पृष्ठभूमि तैयार की, वही 1970 के दशक में हमें पाठचर्या में व्याप्त लेखन आंदोलन की ओर ले जाती है। पाठचर्या में व्याप्त लेखन विषय का जो वर्तमान स्वरूप हमारे सामने आता है, वह सैकड़ों वर्षों की यात्रा पूरी करते हुए और विभिन्न रूप बदलते हुए 1970 के दशक में एक वैचारिक आंदोलन का रूप ले लेता। जॉन डेवी के शैक्षिक विचारों और जे.एस. ब्रूनर के भाषा और अनुशासन पर विचारों ने इस आंदोलन को शक्ति प्रदान। अमेरिका में 1960 के दशक में संप्रेषण, वाग्मिता और लेखन में जो नवीकृत रुचि जन्म लेती है, उससे रचना शास्त्र का एक अकादमिक अनुशासन के रूप में उद्भव हो। जो कंपोजिशन हम माध्यमिक स्तर तक यहाँ पढ़ते हैं, वो एक यूनिवर्सिटी के विषय के रूप में वहाँ विकसित होता है। नए अनुशासन के विकास ने लेखन के लिए अनुदेशन में प्रयोगों, विशिष्ट शिक्षण शास्त्र और नए भाषा विशेषज्ञों को इस क्षेत्र की ओर आकर्षित किया। इन भाषा विशेषज्ञों के अंतर विषयी वृत्तिक स्वभाव ने पाठचर्या परंत लेखन को उपजाया। कुछ
भाषा विभागों में और विशेष रूप से इंग्लिश डिपार्टमेंट के जो कुछ विशेषज्ञ या प्रोफेसर्स थे, उन्होंने अपने विषय से आगे जाकर अंतर विषयी रुचि प्रदर्शित की और उनके कार्यों के प्रभाव से एक और विषय जन्म लेता है जिसे हम पाठचर्या पर्यंत लेखन कह सकते हैं। 1960 और 70 के दशक में ब्रिटेन में हो रहे शैक्षिक सुधारों ने अमेरिकी विश्वविद्यालयों के पाठचर्या में व्याप्त लेखन कार्यक्रमों के लिए एक उत्प्रेरक का कार्य किया। ब्रिटिश शैक्षिक सुधारों, विशेषकर बुलक रिपोर्ट, जिसका टाइटल ए लैंग्वेज फॉर लाइफ था, के विषय में आप पाठचर्या में व्याप्त भाषा LAC प्रकरण के अंतर्गत। अमेरिकी आंदोलन उच्च शिक्षा में सुधारों को लक्षित करता है, जबकि ब्रिटिश आंदोलन माध्यमिक स्तर पर भाषा की समस्या का समाधान खोजता है। बहुत से नवविद्वान पाठचर्या पर्यंत भाषा या पाठचर्या पर्यंत लेखन की शुरुआत 1975 से ही मानते हैं। बुलक रिपोर्ट एक बहुत ही प्रसिद्ध रिपोर्ट है और जो भी हम भारत में आज लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का कोर्स या पेपर या उस पर चर्चा कर रहे हैं, उसका ऑरिजिन यही बुलक रिपोर्ट से हम मानते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि पैरेलल अमेरिका और ब्रिटेन दोनों ही विकसित देशों में सैकड़ों वर्षों से भाषा की समस्या पर चर्चा होती आई है, जिसकी परिणति WAC या LAC के रूप में आज हम देख सकते हैं। भारत में भी 2005 NCF 2005 से ही इस तरह की विचारधारा पनप रही थी, जिसका एक स्वरूप 2015 में शिक्षा शास्त्र में निम्न विषयों के समावेशन के रूप में सामने आया। कम्युनिकेशन इन एक्सपोजिटरी राइटिंग MED में, एकेडमिक राइटिंग MED में, रीडिंग एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन द टेक्स्ट BEd में, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिसिप्लिन इन सब्जेक्ट लैंग्वेज एंड ह्यूमैनिटी जिसका पार्ट है BEd में। इन विषयों के समावेशन से कहीं न कहीं हमने भी अपनी उच्च शिक्षा में, विशेषकर शिक्षक शिक्षा के प्रोफेशनल कोर्स में पाठचर्या पर्यंत लेखन की समस्या को समझने और उसके समाधान की कोशिश की है इन नए कोर्सेज को इंक्लूड करके। LAC या WAC आंदोलन से शिक्षण अधिगम प्रक्रिया और शास्त्रीय ज्ञान में भाषा की भूमिका को एक पहचान मिली है। विश्वविद्यालयों में शोध के साथ साथ शिक्षण के कार्य को पुनः महत्व दिया जाने लगा है। अकादमिक कार्यक्रमों, प्रकाशित सामग्री, संगोष्ठियों, शोध पत्रिकाओं आदि का विस्तार हुआ है। लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम और राइटिंग अक्रॉस द करिकुलम पे बहुत सारे आपको शोध पत्र मिल जाएंगे, शोध पत्रिकाएं मिल जाएंगी जो स्पेशली डेडिकेटेड टू राइटिंग अक्रॉस द करिकुलम है। अकादमिक कार्यक्रमों की बात करें तो 1975 में हुए एक सर्वे के अनुसार अमेरिकी विश्वविद्यालयों में 400 से 500 कोर्स ऐसे थे जो एकेडमिक राइटिंग से जुड़े हुए थे या एकेडमिक राइटिंग को बढ़ावा देने वाले थे। संस्थागत और शिक्षण शास्त्रीय सुधारों को भी बल मिला। विशेष रूप से द्वितीय भाषा शिक्षण की जब बात आती है तब आप देखेंगे कि कंटेंट बेस्ड टीचिंग पैडागोजी जो है वो राइटिंग अक्रॉस द करिकुलम से जुड़ी। राइटिंग को हम एक टास्क ना मान के एक जब प्रक्रिया मानते हैं और इसका जो हमने साइकोलॉजी में अध्ययन किया है, राइटिंग अधिगम को बढ़ावा देने वाली एक क्रिया है। अतः राइटिंग अक्रॉस द करिकुलम या पाठचर्या पर्यंत लेखन को एक शिक्षण शास्त्री विधा के रूप में भी लिया जाता है। धन्यवाद।